Welcome back, guys. Our channel Science Guru @ रामदिया लाडवाल। पिछले दो दिनों से हम लोग जो है कोई बड़ी वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि स्कूल में पेपर वर्क का काम चल रहा है। घर पे भी पेपर चेक करने पड़ते हैं। आज हम यहाँ पर कम बैक कर रहे हैं। हम चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे विद्युत धारा, ये चैप्टर हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे। तो फिर रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऑन बेस्ड रहेगा चार्ज। चार्ज मीन्स आवेश। आवेश एक्चुअल में ये आवेश होता क्या है, ये प्रोड्यूस कब होता है? चार्ज जब प्रोड्यूस होगा जब मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी हैं, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। जब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तब ये चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे तब ये चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है। अब किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन किस बॉडी पे ट्रांसफर होंगे वो डिपेंड करेगा कि किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है, किस वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कमजोर रूप से न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, केंद्रक से कमजोर रूप से जुड़े हुए हैं। जिस भी वस्तु के इलेक्ट्रॉन केंद्रक से कमजोर रूप से जुड़े होंगे उसी के इलेक्ट्रॉन उस दूसरी वस्तु के ऊपर क्या कर जाएंगे, ट्रांसफर कर जाएंगे और दोनों वस्तुओं के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लो इस वस्तु के पास शुरुआत में ट्रांसफर से पहले 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे, यानी 12 ही इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज तो -12 चार्ज हो गया, 12 प्लस एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस तो +12, दोनों को मिला के न्यूट्रल बॉडी, अनावेशित, कोई चार्ज नहीं इस बॉडी के ऊपर। उसी प्रकार यहां मान लीजिए इसके पास 15 ही इलेक्ट्रॉन थे और 15 ही प्रोटॉन थे, ये भी अनावेशित, 15 ही माइनस और 15 ही प्लस, अनावेशित यानी चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। अब क्या हुआ, मान लो इस बॉडी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिए यहां, तो तब क्या होगा? अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 12 प्रोटॉन। नेट चार्ज क्या आ गया? +2। क्या हो गया? चार्ज, नेट चार्ज +2। ऐसे ही यहां इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी सेल में गेन कर लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 15 ही रहेंगे, प्रोटॉन 15। तो नेट चार्ज क्या आ गया? 2 नेगेटिव। तो मैंने पहले कहा था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा दो बॉडी के ऊपर। तो ये चार्ज प्रोड्यूस कब होता है? जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं। रब का मतलब घिसाना। जब दो वस्तुओं को आपस में हम घिसाएंगे, रबिंग करेंगे उनकी, तब ये चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि चार्ज दो तरह का होता है। एक धन आवेश, धन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। दो तरह का आवेश होगा भाई, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया कि प्रोड्यूस कब होता है, वो मैंने पहले बताया कि जब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तब ये जो है प्रोड्यूस होता है। आवेश के गुण धर्म देखेंगे हम। आवेश के गुण धर्म, इन वस्तुओं को मैं ऐसे ही बना रहता हूं, बस ये हटा दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के, चार्जेज कह लीजिए, ऐसा लगा दीजिए, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुण धर्म। नंबर 1, आवेशों के गुण धर्म में नंबर 1 है लाइक चार्ज रिपेल एंड
अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि समान आवेश, यहां हिंदी में बोल रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित दूर भेजना रिपेल करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स अगर चार्ज किसी वस्तु के ऊपर नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा एक दूसरे को। यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो भी रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये पहला गुण है आवेशों का कि भाई लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को जो है समान आवेश तो करेंगे प्रतिकर्षित, दूर भेजेंगे, दूर धकेलेंगे एक दूसरे को, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दूसरा, अगर मान लो दो वस्तुएं जिनको हम आपस में रब कर रही हैं, तो दो वस्तुओं के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसका रीजन क्या है? द रीजन फॉर चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी is only electron transfer, is only electron transfer। यानी वस्तुओं के ऊपर चार्ज आने का कारण केवल क्या है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर है। यहां देखिए, ये किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट का न्यूक्लियस है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, नाभिक कह लीजिए, नाभिक। ये बाहर कक्षाएं दिखा देते हैं हम, वैसे ही कक्षाएं, और कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है। ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये केवल बाहरी सेल में से होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, वो बाहरी कक्षाएं करेंगे, बाहरी कक्षा के सबसे बाहर जो कक्षा होगी उसी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। पहली बात तो ये है। फिर आप ये बताइए, क्या प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, न्यूक्लियस में है, इसलिए वहां तक तो किसी ऊष्मा को रबिंग का प्रभाव पूछेगा ही नहीं। कहां पहुंचेगा प्रभाव? सबसे पहले बाहरी कक्षा पर, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो चार्ज प्रोडक्शन, जो चार्ज प्रोड्यूस का रीजन है, वो केवल क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ही जो है दो वस्तुओं के ऊपर जो है चार्ज प्रोड्यूस होता है। फिर नंबर 3, जब एक चार्ज्ड वस्तु, कोई चार्ज्ड बॉडी, नंबर 3 लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले और या हिंदी मीडियम वाले, मैं साथ साथ बोल रहा हूं, किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। जब किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाएगा, यानी कोई चार्ज्ड वस्तु है मेरे पास और उसको मैं अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, तो कहता है कि जो चार्ज्ड बॉडी है वो अनचार्ज्ड बॉडी के नियर सिरे पर, नजदीकी सिरे पर, अपने से, नजदीकी सिरा तो उसका कौन सा है? उसके नजदीक वाला सिरा, अपने नजदीकी सिरे पर अपने से विपरीत आवेश और दूरी वाले सिरे पर समान आवेश पैदा करती है। यानी जो उसके नियर बाई स्पेस है, नियर बाई जो स्पेस है उस पर तो चार्ज प्रोड्यूस होगा अपोजिट, और जो फार अवे स्पेस है उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा सेम। जैसे यहां समझिए इस थर्ड पॉइंट को, मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है मेरा ये मैंने एक वस्तु के संपर्क में लेके आया, ये वस्तु जो है अनचार्ज्ड है। जब मैं इसको इसके कांटेक्ट में लेके आऊंगा, बिल्कुल नजदीक लेके आऊंगा, तो ये इसके नजदीकी सिरे पर, नजदीकी सिरा कौन सा है इसका? ये, ठीक है। नियर बाई एंड कौन सा है इसका? ये नियर बाई एंड है। नियर बाई एंड पर अपने से विपरीत, अपने से अपोजिट, यानी इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोडक्शन होगा, और दूरी वाले सिरे पर, फार अवे एंड पर अपने से सेम चार्ज प्रोड्यूस करेगी, अपना जो इसके ऊपर चार्ज है वही चार्ज जो है ये प्रोड्यूस करेगी, पॉजिटिव। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग नॉर्मली जो है
प्रयोग में लेके आ सकते हैं आपके घरों में। आप इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। हम जब बालों में कंघी करते हैं, जब कॉम्ब करते हैं हम अपने हेयर्स में, तो कंघी और बालों के बीच में संपर्क होता है, तो इनमें से किसी एक के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो कंघी के ऊपर जो है, मान लीजिए जब हमने बालों के ऊपर रब किया तो उसके ऊपर चार्ज मान लीजिए प्रोड्यूस हो गया नेगेटिव। ये मान लीजिए मेरा एक कॉम्ब है और उसके ऊपर चार्ज हुआ प्रोड्यूस्ड। मैं जब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी पर गिरे हुए हैं उनके कांटेक्ट में उसको लेके आऊंगा, तो ये नजदीकी वाले सिरे पर क्या करेगी, अपने से विपरीत आवेश पैदा करेगी और दूरी वाले सिरे पर समान। ये समान आवेश तो अर्थ क्या कर लेगी, खींच लेगी, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये जो विपरीत आवेश है, असमान आवेश, एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसलिए कंघा इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ जो है खींच लेता है। तो ये है अभी चार्ज की प्रॉपर्टी। एक और जो है विशेष बात है, मान लीजिए इस वस्तु के ऊपर चार्ज Q1 है, इस वस्तु के ऊपर चार्ज Q2 है। मतलब मान लिया वैसे ही मैंने, हो सकता है इसके ऊपर +10 हो, -10 हो, या -10 -10 +5 -5 +5 -15, ऐसे कुछ विचार हो सकता है। और इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो है वो मान ली मैंने R। तो मुझे ये पता नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी धनावेश है या ऋणावेश है, इसका मुझे कोई ज्ञान जो है नहीं है। लेकिन कोई ना कोई चार्ज अगर इनके ऊपर है तो सीधी सी बात है कि फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। फोर्स का मतलब बल, बल इनके ऊपर लगेगा ही लगेगा, चाहे वो आकर्षित करने वाला बल हो, चाहे वो रिपेल करने वाला बल हो। भाई कोई भी चार्ज हो, मान लो सेम चार्ज है तो क्या होंगे, ये दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और मान लीजिए असमान आवेश हो, अनलाइक चार्ज हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ये कहता है कि जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर दोनों चार्ज को आपस में गुना कर दें, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, उनके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यही बल, यही फोर्स उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको व्युत्क्रमानुपाती। यहां मैं लिख भी देता हूं, अगर बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत मान रहे हो तो ये लिख दिया मैंने व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो लिख लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में कहते हैं अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि साथ साथ बढ़ना या साथ साथ घटना जनरली। और यहां अगर एक चीज घटेगी दूसरी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी। अब देखो ये जो बल है ये दूरी के स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं दूरी घटाऊं तो फोर्स बढ़ेगा, बल उनके ऊपर बढ़ेगा। अब मान लो दो वस्तुएं दूर दूर पड़ी हैं, काफी दूर दूर, क्या उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है? भले ही कोई भी चार्ज हो, नहीं लगेगा। बल नेग्लिजिबल है, फोर्स नेग्लिजिबल है। जब मैं उनको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आऊंगा तभी उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। और जितनी डिस्टेंस कम करते रहेंगे वो फोर्स बढ़ता रहेगा, और जितनी डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे फोर्स घटता रहेगा। अब इन दोनों को इक्वल कर दें तो सिंबल लगेगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं इसको, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, इसको जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम बोलते हैं इसको, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इसको कूलाम का जो है नियम हम लोग जो है कहते हैं, ये कूलाम का नियम कहलाएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है। एक नियम है आवेश संरक्षण नियम। क्या होता है आवेश संरक्षण नियम? क्या होता है, यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। सीधा मतलब है कि चार्ज को ना तो हम जो है प्रोड्यूस कर सकते
ना उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते, बल्कि वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, स्थिर रहता है। यानी कि आवेश को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हमेशा क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, एक समान रहेगा, स्थिर रहेगा। हम उसको जो है पैदा नहीं कर सकते और ना ही उसको हम लोग जो है नष्ट कर सकते हैं। आवेश हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, यानी ना घटता है ना बढ़ता है। हम उसको ना तो नष्ट कर सकते, ना प्रोड्यूस कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम लोग जो है नष्ट जो है कर सकते हैं। तो आवेश को हम लोग जनरली जो है क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। क्यू के द्वारा, जैसे छोटे क्यू लिखे ना मैंने, ऐसे ही मैं बड़ा क्यू लिख दूं तो क्यू के द्वारा हम लोग जो है यहाँ साइंस में आवेश को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालेंगे तो हम इसको जो है क्यू के द्वारा जो है रिप्रेजेंट हम लोग जो है इसको करेंगे। क्लियर? क्यू के द्वारा इसको जो है हम लोग दर्शाएंगे। तो ये आवेश संरक्षण नियम है भाई, ये आवेश के गुण धर्म है। आवेशों के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो है पढ़ना है। तो आप लोग जो है आज इस आवेश के बारे में पढ़ लीजिए, आवेश क्या होते हैं, आवेश प्रोड्यूस कैसे होता है, आवेशों के गुण धर्म क्या है, इनके बारे में जान लीजिए। कल हम इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल लाइक व सब्सक्राइब करने से आपको समय समय पर जो है बेहतरीन वीडियो इससे जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू।